वैसे तो मेरी जिंदगी में कोई सुकून नहीं था, लेकिन रात को थक हार कर सो ही जाती थी। आज भी सो रही थी जब मुझे अचानक से किसी औरत के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी, जैसे वह औरत किसी बड़ी मुसीबत में है। पहले मुझे लगा कि मैं सपना देख रही हूं, लेकिन फिर मेरी आंख खुल गई और मुझे अब भी आवाज आ रही थी। मैं आंखें मलती हुई उठ बैठी और फिर मुझे यकीन हो गया कि यह आवाज तो हमारे घर के अंदर से ही आ रही है। और आवाज किसकी थी, यह भी मैं पहचान गई। मैंने अपने दाईं तरफ देखा तो मेरा पति भी मेरे कमरे में नहीं था, जबकि इस समय वह यहीं पर सो रहा होता था। रात को जब हम सोने लगे थे तो उसका मूड बहुत ज्यादा खराब था। पता नहीं उसे किस बात का गुस्सा था। और अब वह कमरे में नहीं था और घर में से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ये औरत कौन थी और क्यों चिल्ला रही थी, यह देखने के लिए मैं उस तरफ चली गई जहां से आवाज आ रही थी। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि मैंने देखा कि उस कमरे के अंदर एक औरत थी और 4 मर्द थे, जिनमें से एक मेरा पति भी था। और वह औरत बुरी तरह चीख रही थी और वो चारों मिलकर उसका। मेरी शादी इस घर में हुई थी जब मैं सिर्फ 19 साल की थी। उस वक्त मुझे ये सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं इतनी बड़ी मुसीबत का सामना करूंगी। मेरी सास शांति देवी पहली मुलाकात से ही मुझे बहुत पसंद आई थी। उनका चेहरा हमेशा प्यार और सुख से भरा हुआ लगता था, लेकिन जब शादी के बाद मैंने उनके साथ रहना शुरू किया तो उनकी आंखों में छुपाए हुए दर्द को महसूस करना मुश्किल नहीं था। शांति देवी अपने पति के गुजर जाने के बाद से ही इस घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रही थीं। उनके 4 बेटे थे, रवि, श्याम, रमेश और अनिल। सभी अपने अपने तरीके से अपनी मां से फायदा उठाते थे। रवि सबसे बड़ा था और उसका व्यवहार शुरू से ही बहुत सख्त था। वह अपनी मां से गुस्सा होता, छोटी छोटी बातों पर उन्हें डांटकर उनकी बेइज्जती करता। श्याम, जो दिखने में सबसे शरीफ लगता था, घर के पैसों में हमेशा हाथ डालता और अपनी मां से झूठ बोलकर पैसे ले जाता। रमेश का शौक सिर्फ नशा और घूमने में था और अनिल सबसे छोटा होने के बावजूद सबसे ज्यादा अपनी मां पर भारी पड़ता था। उसके जज्बात बिल्कुल मर चुके थे और वह अपनी मां के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं था। ये सब देखते हुए मैं समझ गई थी कि शांति देवी अपने ही घर में कठपुतली बन गई थीं। उनके चारों बेटे उनकी इज्जत नहीं करते थे और उनकी जिंदगी बस एक समस्या बन गई थी। शादी के बाद की पहली रात मैं अपने पति श्याम के साथ कमरे में बैठी थी। शुरू में उसका व्यवहार बहुत प्यारा था। उसने मुझसे कहा, तुम्हें ये घर पसंद आएगा। इस घर में तुम्हें किसी बात की परवाह करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो दिल करेगा तुम करना, जो खाने का दिल करेगा वह खाना, चाहो तो बाहर से ऑर्डर करना और चाहो तो घर पर बनाना। तुम्हें यहां पर कोई नहीं रोकेगा। मैंने कहा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे देवर और सास भी हैं। तुम्हें क्या लगता है कि वे मुझे अपनी मर्जी करने देंगी? मैं कैसे बार बार खाना ऑर्डर कर सकती हूं? वे तो यही कहेंगी कि घर पर बनाओ और खाना भी उनकी मर्जी से बनेगा। मेरा पति इस बात पर हंसने लगा। मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, और आप हंस क्यों रहे हैं? मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? उसने कहा, तुम इस दुनिया की सबसे बेवकूफ लड़की हो। तुम्हारा पति हूं कि तुमसे कह रहा हूं कि जो तुम्हारा दिल करता है वह करना, और तुम हो कि डर रही हो। अरे, तुम्हें मां से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने जब उसका इस तरह का व्यवहार देखा तो मैं थोड़ी हैरान हुई। यह कैसी बातें कर रहा था, या यह अपनी मां के खिलाफ था? वह कहने लगा, अरे मजे से रहेंगे। वैसे भी पहले शादी मेरी हुई है। तुम इस घर की पहली बहू हो। मुझे पता है शादी का क्या सुख होता है। पति पत्नी अपने कमरे में रहेंगे। जब रात को आऊंगा तो अच्छा सा खाना ऑर्डर करेंगे, फिर साथ अच्छा समय गुजार देंगे। उसके बाद कोई फिल्म देखेंगे। मैंने कहा, क्या अगर रात को फिल्म देखेंगे तो सुबह जल्दी कौन उठेगा? वह कहने लगा, फिर तुम सही लाइन पर जा रही हो। तुम्हें सुबह उठकर क्या करना है? मां को बिगाड़ना मत। अपनी रूटीन उनके साथ मत बनाना। अगर एक बार तुमने उनको बिगाड़ दिया तो फिर मुझे ना कहना कि अब मुझे तंग कर रही हैं
और मेरे से ये सब कुछ नहीं हो रहा है, फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो मुसीबत तुम अपने लिए खुद खड़ी करोगी फिर उससे तुम्हें खुद लड़ना होगा। बातों से बात नहीं, गलती की। और मेरे पति ने सारी ही अजीब बातें की। वह मुझे कह रहा था कि सास जाए भाड़ में, देवर जाए भाड़ में, घर जाए भाड़ में, काम भी ना करो, खाना भी ना बनाओ, बस ऐश की जिंदगी के साथ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि यह मेरा भ्रम है, या तो मुझे कोई ख्वाब आ रहा है, और या फिर मेरा पति मेरी परीक्षा ले रहा है। ये कैसे अपनी माँ के खिलाफ हो सकता था? ये घर भी तो इसकी माँ ही चलाती थी, ऐसे में ये उसके खिलाफ नहीं हो सकता था। सुबह हुई तो मैंने कहा, देख लेना देर हो गई, अब माँ बातें करेंगी। पहले ही दिन देर से उठ गई। मेरी माँ ने भी मुझे कहा था कि अलार्म लगाना, लेकिन आपकी बातों में इतना वक्त लग गया। वह कहने लगा, मैं सिर्फ बातें थोड़ी कर रहा था। इस बात पर मैं शर्माने लगी तो उसने कहा, तुम फिक्र नहीं करो, मैंने जो तुम्हें रात को समझाया वह सब याद रखना, डरने की जरूरत नहीं है। माँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन कभी कभी उनका मूड खराब हो जाता है, तुम उन्हें समझने की कोशिश करना। मैंने सोचा, शायद मेरे पति अपनी माँ को गलत समझ रहे हैं। मैंने अपने मन में फैसला किया कि मैं इस घर में सबको अपना बनाने की पूरी कोशिश करूंगी, और जो भी बहू जिस भी घर में आती है वह यही सोचती है कि वह सबके साथ अच्छे से ही रहेगी। कोई भी लड़की पहले से यह सोचकर नहीं आती कि मैंने जाते ही लड़ाई करनी है या फिर घर अलग करना है। उसके दिमाग में यही होता है कि सबके साथ अच्छे तरीके से रहूंगी, और हमें वैसे भी इस घर से अलग होने की क्या जरूरत थी? ये घर अपना था। हम लोग किराए पर चले जाते तो हमारी जिंदगी किराया देते ही गुजर जाती। मेरी माँ ने भी सारी जिंदगी जॉइंट फैमिली में गुजारी थी, और फिर आखिर में यह हुआ कि उनकी शादी के 10 साल बाद उनके सास ससुर इस दुनिया से चले गए। 2 भाई खुद ही अलग हो गए, एक भाई विदेश चला गया, और इस तरह जो खंडानी घर था और सारा सामान था वह मेरी माँ के हिस्से में आ गया, और मेरी माँ अब उस घर की अकेली मालिक बन गई। इसलिए मुझे भी यही सिखाया था कि अगर औरत 10 साल सर झुका के जीती है तो 100 साल सर उठा के जीती है। कोशिश तो मेरी यही थी कि मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार रखूं और सबकी बात मानूं, लेकिन धीरे धीरे मैंने ये देखने लगी कि यह घर सिर्फ ऊपर से ही सुख शांति से भरपूर था, पर अंदर ही अंदर ये एक ऐसे अंधेरे से घिरा हुआ था जहां इंसानियत मर चुकी थी, क्योंकि ये सब लोग मेरी सास के साथ बहुत बुरा करते थे। इनका व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता था। ये उनको जैसे एटीएम की मशीन समझते थे। कभी कोई आता कहता आटा दे दो, कभी कोई आता कहता पैसे दे दो। मैंने अपने पति से कहा कि घर में खाना बनाने का सामान कम था तो थोड़ा ही खाना बनाया, अब आपके और मेरे लिए कुछ नहीं। उसने कहा कि ऑर्डर कर लो। मैंने कहा कि इतने पैसे क्यों बर्बाद करते हैं आप लोग, एक काम करते हैं, दूध के साथ कुछ खा लेते हैं। उसने कहा, ये दिन आ गए मुझ पर कि मैं दूध के साथ रोटी खाकर सो जाऊं, और तुम क्यों इस तरह की बातें कर रही हो? तुम क्या किसी गरीब घर से आई हो? मैं तो इज्जत रख ही नहीं रहा हूं। लगता है तुम्हें वही अबला बहू बनना है ताकि समाज की तसल्ली ले सको। जब कह रहा हूं कि मौज मस्ती में रहो तो क्यों नहीं ऐसा करती हो? मैं चुप हो गई और उसने बहुत सारा खाना ऑर्डर कर लिया। उसने इतना खाना ऑर्डर किया था कि हम लोगों से खाया भी नहीं गया। अगर हम लोग एक दूसरे से मुकाबला लगा लेते, कोई कौन ज्यादा खाता है, तब भी खाना बच जाता। मैंने उससे कहा कि खाना फ्रिज में रख देते हैं, सुबह कोई खा लेगा। इस बात पर भी वह हंसने लगा। उसने कहा कि हमारा झूठा खाना कोई नहीं खाएगा। मैंने कहा कि झूठा खाना कैसे हो गया, हमने तो प्लेट में निकालकर खाया है। तो वह कहने लगा, क्या मंगवाया? हमने कहा, हाँ, यहां पर सब अपना अपना खाना खुद मंगवाते हैं, और जिसका जो खाना बच जाता है वह फेंक देता है। मेरे पति ने देखते ही देखते खाना उठाकर फेंक भी दिया, और मैं हैरान रह गई कि इसको खाने की कोई कदर नहीं है। छोटे घर से तो मैं भी नहीं आई थी, लेकिन हम लोगों ने कभी खाने को इस तरह से वेस्ट नहीं किया था। ये काम वही करते थे जिनको पता होता था कि उनको कमाना नहीं पड़ रहा है। इस तरह की हरकतें उन्हीं लोगों की होती थीं, और ऐसे लोग अच्छे नहीं होते थे। अपनी सास को देखकर मुझे दया आती थी। उनके सारे बच्चे ही सिर्फ उनको पैसे की मशीन समझते थे।
कोई भी उनको दिल से प्रेम नहीं करता था। वह उनके पास आकर बैठते और सिर्फ एक ही बात करते कि माँ, थोड़े पैसे देना। पैसे जैसे ही उनके हाथ में आते वह उठकर चले जाते। एक माँ जो अपने बच्चों को इतनी मुश्किल से पैदा करे, उनके लिए इतनी तकलीफ उठाए और फिर वे उसके साथ इस तरह का व्यवहार करें, तो जाहिर है उसके दिल पर क्या गुजरती है। मैं भी माँ बनती और अगर मेरी औलाद मेरे साथ ऐसा करती तो मुझे बुरा लगता। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं उनके साथ अच्छे से रहूंगी। वैसे भी ये सब लोग घर से चले जाते थे, पीछे सिर्फ मैं और मेरी सास ही रह जाते थे। अगर मैं भी उनसे बदतमीजी करती और लड़ती रहती तो फिर मेरा इस घर में गुजारा कैसे होता? और मुझे बदतमीजी करने की जरूरत ही क्या थी? मेरे पास तो कोई वजह ही नहीं थी। इसी तरह हम लोगों की थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई। वह मुझे कहने लगी, तुम बहुत अच्छी हो, इस घर की पहली बहू। वह कि ये पहली बहू जब लोग लेकर आते हैं तो उसके बारे में बहुत परेशान होते हैं कि पता नहीं कैसी निकलेगी। जिस घर में ज्यादा बैठे होते हैं उस घर में जो पहली बहू होती है ना, उसको बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वह बाकी लोगों के लिए मिसाल बनती है। हम लोग मिलकर काम करते, खाना बनाते थे। बाहर का खाना खाने की ना तो मेरी सासू माँ को आदत थी और ना ही मुझे। बाहर का खाना खाकर तंग आ गई थी मैं। सिंपल से लड़की थी, मुझे रोज घर के दाल चावल और सब्जी रोटी ही अच्छी लगती थी। मुझे रोज यही खाना चाहिए होता था। एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैंने अपनी सासू माँ के हाथ का बना हुआ मज़ेदार खाना खा लिया, लेकिन जब रात हुई तो मेरे पति ने खाना ऑर्डर कर दिया। अब मैं उनसे कहती कि मैं खाना खा चुकी हूं तो उन्होंने गुस्सा करना था, लेकिन जब उनके साथ बैठी तो भूख नहीं लग रही थी। उन्होंने कहा, यहां पर खाओ ना, मैंने किसके लिए मंगवाया है। उनको पता चल गया कि मैं खाना खा चुकी हूं तो वह बहुत गुस्सा हो गए। वह कहने लगे, तुम्हें माँ से ज्यादा दोस्ती करने की जरूरत नहीं है। लेकिन शायद यह भी मनुष्य की एक अजीब सी हरकत है कि जिस काम से उसे मना किया जाता है वह करता तो वही है। एक दिन जब मैं अपनी सास के साथ बैठी थी, उन्होंने मुझसे अपने दिल की बात कही। बेटी, तू तो इस घर में नई आई है, तुझे शायद समझने में वक्त लगेगा, लेकिन मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ। मेरा यह घर, यह बच्चे सब मेरे लिए पराये हो चुके हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इन्हें संभालने में लगा दी, लेकिन आज इनके लिए मैं सिर्फ एक बोझ बन गई हूं। उनका दर्द मेरे दिल तक महसूस हुआ। मैंने कहा, मां जी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? आपने इन सब के लिए इतना कुछ किया है। वह मुस्कुराईं, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में दर्द था। उन्होंने कहा, बेटी, जब अपने ही अपनी इज्जत ना करें तो इंसान का दिल टूट जाता है। मैंने रवि को पढ़ाई के लिए बाहर भेजा, श्याम को अपने दहेज के पैसे दिए, रमेश के नशा छुड़ाने के लिए कई बार डॉक्टर के पास ले गई और अनिल के हर नटखटपन को माफ किया। लेकिन आज ये सब मेरे दुश्मन बन गए हैं। मैं उन्हें मारने नहीं दूंगी, लेकिन उनका यह व्यवहार मेरी रूह को मार रहा है। वह कहने लगी, इनका बाप भी ऐसा ही था। उसने मुझे जबरदस्ती अपनी जिंदगी में लेकर आया था और उसने भी सारी जिंदगी मेरे साथ ऐसा ही किया। मैं बार बार सोचती थी, भगवान से प्रार्थना करती थी कि मेरे बेटे मेरे पति जैसे न हों, लेकिन वही बात हुई और ये मेरे पति जैसे ही हैं, क्योंकि उन्होंने बाप को अपनी माँ के साथ हमेशा बदतमीजी करते हुए ही देखा है। इसलिए वह कहने लगी, अगर तेरे यहाँ कभी बच्चा होने वाला हुआ तो मैं दुआ करूंगी कि तेरी बेटी पैदा हो। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, आप शायद इस दुनिया की पहली सास हैं जो ये कह रही हैं कि पहला बच्चा बेटी होनी चाहिए, वरना तो लोग कहते हैं कि बेटा क्यों नहीं हुआ, बेटा क्यों नहीं हुआ। तो वह कहने लगी, हाँ मुझे पता है, मेरी सास ने भी मुझ पर ऐसे ही दबाव डाला था, लेकिन मुझे भगवान ने 4 बेटे दिए तो सब लोगों के मुंह बंद हो गए थे। पर मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ कि जो एहसास बेटियां वो करती हैं ना माँ बाप का, वो बेटे कभी नहीं कर सकते। बेटियों को माँ बाप का बड़ा एहसास होता है। छोटी सी होती है ना, 2-3 साल की हो, तब भी अपने माँ बाप से बड़ा प्यार करती है, और बेटे तब से ही बता देते हैं कि वह कैसे हैं। रवि अपने ऑफिस से रोज देर रात घर आता और आते ही माँ के कमरे में घुस जाता। उसकी आदत थी कि वह अपनी माँ से बिना वजह पैसे मांगता और अगर उन्होंने मना किया तो उन्हें मारकर उनकी तसल्ली करता।
जब मुझे पहले पता चला कि किसी ने माँ जी पर हाथ उठाया तो मैं हैरान थी। मुझे लगा कि ऐसा नहीं हुआ होगा, उनको कोई चोट लग गई होगी। लेकिन उन्होंने मुझे बड़े आराम से बताया कि जब पैसे देने में थोड़ी देर हो जाती है तो ये लोग ऐसे ही करते हैं। वह आराम से बैठी थी, वह इस सारी बात को ऐसे कह रही थी कि जैसे ये बहुत ही आम की बात है। उनको तो ऐसा होने ही नहीं देना चाहिए था। कोई जितनी भी बुरी माँ हो या जो भी बुरे हालात हों या जैसा भी चल रहा हो, कोई भी औलाद अपनी माँ पर हाथ नहीं उठा सकती। लेकिन इस घर में सब कुछ नॉर्मल था और मुझे नहीं पता था कि यहाँ भी यह सब कुछ होता है। जब मुझे पता चला तो मैं हैरान थी, लेकिन मेरी सास नहीं। उन्होंने कहा, तुम भी परेशान होती हो, ये सब तो पहले से ही होता है। श्याम का तो बस यही था कि माँ से पैसे लेकर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करे। दिन भर यही करता था। वह बहुत ही ज्यादा मस्ती करने वाला आदमी था। दिन भर वह अपने दोस्तों के साथ रहता था। रात को उसको मेरी याद आ जाती थी। दिन में दोस्तों के साथ एंजॉय करता था और रात में मेरे साथ एंजॉय करता था। इस तरह के कामों के लिए वह बड़ा खुश होता था। अगर मैं कह देती कि मेरा कुछ खाने का दिल कर रहा है तो वह कहता था कि हाँ, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। वह चाहता था कि हम कमरे में डांस करें, खाना खाएं, ऑर्डर करें, पिज्जा खाएं, फिल्म देखें, एक दूसरे के साथ समय बिताएं, हमें किसी बात की परवाह न हो। लेकिन मैं इस तरह की नहीं थी, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी ही ऐसी नहीं थी। ना तो मुझे डांस का शौक था, ना ही मुझे पार्टी करने का शौक था, और ना ही मुझे ज्यादा खाने का शौक था। मैं तो नॉर्मल लड़की थी। पर मेरा पति मुझे कहता था, जैसा मैंने अपनी पत्नी के बारे में सोचा था, तुम बिल्कुल भी वैसी नहीं हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारी उम्र ज्यादा है, तुम बूढ़ी हो। लगता है कि तुम्हारे माँ बाप ने मुझसे झूठ बोला। मैंने उससे कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। इस दुनिया में कुछ लोग मेरे जैसे भी होते हैं, जो संजीदा रहना पसंद करते हैं, और जो आप मुझे करने को कह रहे हो वैसा भी नहीं कर सकती। मुझे क्या पता था कि आपकी पसंद के कपड़े पहनकर आपको डांस करके दिखाऊं। जब मैंने उनसे कहा था कि मुझे डांस करना नहीं आता तो उसने कहा, घर पर थोड़ा सीख लो, इसमें क्या बुरा है। आजकल तो सब कुछ सिखाया जाता है, वीडियो देखो, तुम्हें डांस आ जाएगा। मैंने उसे कहा कि मुझे इस चीज का कोई शौक नहीं है और ना ही मेरे अंदर से आवाज आती है। रमेश का नशा इतना बढ़ गया था कि उसके पास माँ को कुछ कहने का भी समय नहीं बचा था। अनिल, जो सबसे छोटा था, अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी माँ का मजाक उड़ाता, उनकी बेइज्जती करता। मैं यह सब चुपचाप देख रही थी। कभी कभी तो मैं सोचती थी कि अगर मुझे इस सब का पहले पता होता तो मैं कभी यह शादी नहीं करती। लेकिन अब तो मेरी जिंदगी इसी घर में बंद थी और मुझे अपनी सास के साथ इस अंधेरे से गुजरना पड़ रहा था। एक दिन रवि घर आया और माँ से झगड़ा करने लगा। उस दिन मैंने रवि को अपने आपे से बाहर देखा। उसने माँ को धक्का दिया और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। मैं यह सब देखकर शौक में थी। रवि का चेहरा लाल हो गया था। वह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, तू मुझे पैसे क्यों नहीं देती? जब तेरे पास सब कुछ है तो फिर इतनी कंजूसी क्यों? मेरा हक है इस घर पर और मैं तुझसे ये पैसे लेकर रहूंगा। जब माँ जमीन पर गिरकर रो रही थी, लेकिन रवि को बिल्कुल दुख नहीं हो रहा था। उसने माँ को लात मारकर कहा, अगले हफ्ते तक पैसे मिलने चाहिए, वरना तुझे ये घर छोड़ना पड़ेगा। मुझे मेरे पति ने कहा था कि अगर घर में कोई इस तरह की बात हो तो मैं बीच में नहीं बोलूं। अगर तुम बीच में बोली और मुझे पता चल गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, छोड़ दूंगा। इसलिए जब यह सब कुछ हो रहा था तो मैं बीच में नहीं बोली। लेकिन जब वह वहां से चला गया तो मैं फौरन अपनी सास की तरफ बढ़ी और मैंने उन्हें उठाया, पानी पिलाया, एक तरफ बिठाया। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, जैसे यह सब कुछ पहले भी होता रहा था। लेकिन थोड़ी शर्मिंदगी जरूर थी, क्योंकि यह सब कुछ मेरे सामने हुआ था। मुझे अभी भी यकीन नहीं आया था कि ये सब कुछ हुआ था। मैं अपनी सास के पास गई, उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन उनका दिल अब और जुल्म सहने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने मेरे हाथ पकड़कर कहा, बेटी, अब और नहीं सहूंगी, मुझे यह घर छोड़ना होगा, तुम मेरी मदद करोगी? मैंने उनकी आंखों में एक नई ताकत देखी। हाँ माँ जी, मैं आपके साथ हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं आपके साथ हूँ और आप जो भी कहेंगी मैं वही करूंगी। हम लोगों को कोई प्लान बनाना चाहिए। हम दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। माँ जी ने अपने पुराने दोस्तों और परिवार वालों से मदद मांगी।
उन्होंने यह फैसला किया कि वो इस घर से निकलकर अपने पुराने घर में जाएंगी, जो उन्होंने रवि के लिए बेचा था। हमने सोचा कि इस तरीके से उनके बेटों को उनका असली रूप दिखाया जा सकेगा कि उनकी माँ उनके बिना भी जी सकती हैं। माँ जी के पुराने घर जाने का फैसला सबके लिए एक झटका था। रवि ने सोचा शायद माँ मजाक कर रही हैं, लेकिन जब माँ जी ने सबके सामने अपना फैसला रखा तो सबको उनकी हिम्मत पर हैरानी हुई। हमने प्लान तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा बनाया था। जिस इंसान को आप बदल नहीं सकते, अगर वह आपकी जिंदगी से चला जाए और उसकी वजह से आपको मिलने वाली सुख सुविधा भी चली जाए, तो फिर आपको समझ आता है कि उसकी क्या कदर है और आप सीधे रास्ते पर आ जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह केस कुछ ज्यादा ही खराब था। जब मेरी सास पुरानी घर में जाकर रहने लगी तो उनके बेटे उनसे पैसे लेने के लिए वहां भी पहुंच गए। मैंने अपनी सास को फोन किया पूछने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास कुछ नहीं होता और मैं इस घर में आकर रहती तो यहीं पर मर जाती और कोई मुझे देखने भी नहीं आता। लेकिन अब देखो पैसे में कितनी ताकत है, ये लोग बार बार यहां आ रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि यह बात तो है, लेकिन हमारा प्लान नाकाम हो गया, हमें कुछ और सोचना होगा। यह विचार मेरी सास ने मुझे दिया था। उन्हें लगता था कि शायद उनके बेटे इस तरह ठीक हो जाएंगे, लेकिन मुझे पता था कि अब यह मामला टेढ़ी उंगली से ही निकलेगा। मेरी सास मेरे साथ बुरी नहीं थी, बेचारी इंसान थी। उनके साथ बुरा हो रहा था, इसलिए मैंने एक बहुत बड़ा प्लान बना दिया। पर यह प्लान कुछ ज्यादा ही बड़ा था। सारी दौलत, सारी जायदाद अभी भी मेरी सास के नाम थी। उनके दस्तखत होते थे, अंगूठा लगता था या सिग्नेचर होते थे, तभी बैंक से पैसे निकलते थे। ये लोग इसलिए भी उनके साथ बुरा सलूक कर रहे थे कि वह अपना सब कुछ इनके नाम करके चली जाएं, इसलिए उनके साथ बुरा रवैया रखते थे। एक दिन मैंने अपने पति से कहा था कि तुम लोग माँ जी के साथ इतना बुरा रवैया क्यों रखते हो? बात तो प्यार से भी हो सकती है, और अगर प्यार से बात करोगे तो ज्यादा मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि प्यार से बात करेंगे तो ज्यादा मानेगी, लेकिन प्यार से बात करेंगे तो वह नॉर्मल हो जाएंगी, उन्हें फिक्र ही नहीं होगी। हम चाहते हैं कि वह इस पैसे के खेल से तंग हो जाएं। बार बार पैसे निकाल कर देने पड़ते हैं और हमारा हिस्सा हमारे नाम कर दें, फिर हम जाने और हमारे काम। लेकिन वह भी बड़ी ढीठ हैं, उन्हें फिर भी कोई मसला नहीं है, पैसे हमारे नाम न करने पड़े, इसलिए हमसे जिल्लत भी बर्दाश्त कर लेती हैं। मुझे मेरे पति की सोच पर बड़ा अफसोस होता था। मुझे पता था कि मैं बुरी जगह फंस गई हूं, क्योंकि जो आदमी अपनी माँ की इज्जत नहीं करता, ये हो ही नहीं सकता कि वह अपनी बीवी की इज्जत करे। और अगर वह अपनी बीवी की इज्जत करता है तो सिर्फ एक ही चीज के लिए, यानी कि उस चीज के लिए जिसके लिए वह अपनी पत्नी के साथ है। इसका मतलब यही था कि मेरा पति सिर्फ एक जिद के कारण मेरे साथ था। अगर कल को मैं खूबसूरत न रहती या कोई मुझसे ज्यादा खूबसूरत लड़की उसकी जिंदगी में आ जाती तो यह बात हो सकती थी कि वह उसके साथ चला जाता। जब माँ जी यहां से जाने की बातें कर रही थीं, तो उनके सिर्फ एक बेटे ने उन्हें कुछ इस तरीके से रोकने की कोशिश की थी। एक रात जब माँ जी अपने कमरे में सामान बांध रही थीं, रवि ने उनका सामना किया। तू कहीं नहीं जाएगी, समझी? ये तेरा घर है और तू यहीं रहेगी। माँ जी ने शांति से जवाब दिया, मैं अब यहां नहीं रहूंगी रवि, तुम लोगों का जुल्म अब और नहीं सह पाऊंगी। मैं तुम्हारी माँ हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारे हर जुल्म को बर्दाश्त करूं। रवि को गुस्सा आ गया। उसने माँ जी को धक्का दिया, लेकिन इस बार माँ जी ने अपनी जुबान खोली। उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा, रवि, अगर तुमने आज मुझे हाथ लगाया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैं उनके साथ खड़ी थी और हमने मिलकर पुलिस को फोन किया। पुलिस ने तुरंत आकर रवि और उसके भाइयों को समझाया कि अगर उन्होंने अपनी माँ पर हाथ उठाया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वे इतने बेशर्म थे कि आगे से कहने लगे कि कौन से कानून के तहत आप हमें पकड़ेंगे? घर में लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं, तो क्या उसके किस्से भी पुलिस स्टेशन में जाएंगे? पुलिस वाले भी समझ गए कि ये बड़े बेशर्म किस्म के लोग हैं, तो वह चले गए। उसके बाद माँ जी अपने गांव वाले घर में चली गईं। मैंने उनसे कहा कि आपकी औलाद वाकई बड़ी बेशर्म है, उनके हड्डियों के अंदर हराम घुस के बैठ गया है और अब वे इतनी आसानी से सुधरने वाले नहीं हैं। हमें किसी बहुत बड़े प्लान की जरूरत है। जब मेरी सास ने पूछा कि कैसा प्लान, तो मैंने कहा कि मेरे दिमाग में प्लान है,
लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज्यादा औक्ल से काम लेना होगा और छोटी छोटी बातों को भी अपने दिमाग में रखकर यह प्लान बनाना होगा और इस पर अमल करना होगा। जिस जगह पर यह गांव वाला घर था, वहां पर आसपास भी मेरी सास के अपने रिश्तेदार रहते थे, यानी कि उनके बुरे रिश्तेदार जो उनके माँ की तरफ से थे और शादी से पहले भी वे उनके साथ रहती थीं। एक दिन हम सब लोग सो रहे थे जब मेरे पति का फोन बजा। पता नहीं कौन सी खबर थी। मेरे पति की शक्ल देखने वाली थी। वह हैरान रह गए और उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। फौरन बाकी भाइयों को जगाने के लिए भागे। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो कहने लगे कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। यह सुनकर मैं भी हैरान रह गई। यह खबर उन्होंने बताई थी। कहा था कि आपकी माँ घर में अकेली रह रही थी और घर पर आना था। वहां बिजली का कोई मसला था। बिजली का करंट लगने की वजह से वह इस दुनिया से चली गईं और हालत इतनी बुरी थी कि जल्दी जल्दी आखिरी रस्में अदा कर दी गईं। नहीं तो पता नहीं क्या होता। जब सबको यह बात पता चली तो वह बड़े हैरान हुए। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन चेहरे पर परेशानी बहुत थी। मैं समझ रही थी कि लोग परेशान हैं, लेकिन जब शाम हुई तो सब एक साथ बैठे। मुझे भी पास बिठाया और कहा कि सब कुछ आए, दिल कर दो। मैं उनकी बातें सुन रही थी। वे कह रहे थे कि यह तो अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि जो वसीयत थी अब उसके मुताबिक तो हम सब लोग फंस जाएंगे। मैंने ही पूछा कि वसीयत में क्या था, तो कहने लगे कि भाभी, आप यूं समझो कि हम जो ये चाय पी रहे हैं ना, यह भी आखिरी दफ़ा है। कल को हमारे पास चाय पीने के भी पैसे नहीं होंगे, क्योंकि वसीयत यह थी कि या तो मेरी माँ अपनी मर्जी से सब कुछ हम सब भाइयों के नाम कर दे अपनी जिंदगी में, तो ठीक है, और साथ उसे अपना बयान भी देना था। लेकिन अगर इससे पहले उसे कुछ हो गया और वह इस दुनिया से चली गई, तो उसका सारा पैसा एक ट्रस्ट को चला जाएगा। ये मेरे बाबूजी ने अजीब सी वसीयत की थी, क्योंकि वह अपनी सारी दौलत ट्रस्ट के नाम करना चाहते थे। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं इस तरह की वसीयत करके जाऊंगी जब मेरी पत्नी भी इस दुनिया में नहीं रहेगी। जब सारे पैसे ट्रस्ट को मिल गए और माँ इस दुनिया में नहीं थी, तो इसका मतलब यही था कि सब पैसे हाथ से निकल चुके थे। अचानक मेरे पति ने कहा, तुम लोगों ने जो उनका हाल किया था, उनके साथ इतना बुरा सलूक करते थे, ऐसा तो नहीं कि उन्होंने वहां आत्महत्या ही कर ली हो। सभी भाई बड़े परेशान थे। 6 महीने घर में बहुत बुरे थे। घर में खाने को कुछ नहीं होता था। मेरे घर वालों से भी उधार ले लिया, मोहल्ले वालों से उधार ले लिया, किराने की दुकान वाले से उधार लिया, हर बंदे से उधार लेकर घर को चलाया था। अब तो मैंने नए कपड़े पहनने भी छोड़ दिए थे। शक्लें बदल गई थीं। घर में रोटी और दाल के अलावा और कुछ नहीं बनता था। एक दिन बैठे थे तो कहने लगे कि हमारी माँ बहुत अच्छी थीं, जैसा भी हो हमारे लिए पैसे तो निकाल कर रखती थीं। जब वो जिंदा थीं तो हमें कितने अच्छे अच्छे खाने बनाकर दिए। अचानक से वे सारे रोने लगे। पता नहीं इस बात पर रो रहे थे कि हमारी माँ इस दुनिया से चली गईं, या इस बात पर रो रहे थे कि इतने दिनों से उन्होंने अच्छा खाना भी नहीं खाया था और उनकी हालत भी बुरी हो गई थी। उन सभी को अपने अपने मोबाइल भी बेचने पड़े, लैपटॉप भी बेचने पड़े, महंगी घड़ियां भी बेच दी। सारा सामान बेच बेच कर ही गुजारा हो रहा था, क्योंकि इनके पास डिग्री तो थी, लेकिन ये नौकरी नहीं करना चाहते थे। इनके पास कोई अनुभव नहीं था और 2-4 जगह जाकर इंटरव्यू दिया तो उन्होंने वापस भगा दिया। उन्होंने कहा कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आप लोगों का बोलने का तरीका अच्छा नहीं है, क्योंकि ये लोग बोलते थे तो ऐसा लगता था कि लड़ते हैं। इनकी आवाज़ें ही ऐसी थीं। अब अपनी माँ को बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। कहने लगे कि कुछ भी हो, अगर हमारी माँ वापस आ जाए तो हम उसकी बहुत इज्जत करेंगे, हमेशा उसका ख्याल रखेंगे। मैंने कहा, अब तो तुम लोग ऐसे ही कहोगे, पहले जो तुमने हाल किया हुआ था वो तो मैं भी जानती हूँ और सारे मोहल्ले वाले भी जानते हैं। वे कहने लगे, शायद इसीलिए हमें हमेशा जहान मिली है, लेकिन अगर हमारी माँ हमें वापस मिल गई किसी जन्म में, तो हम उसका बड़ा ख्याल रखेंगे। मैंने पूछा कि ये सब करते ही क्यों थे, तो कहने लगे, बाबा कहते थे कि औरतें पागल होती हैं, औरतों को अगर सही तरीके से नहीं संभालो तो वो आपके सिर पर बैठ जाती हैं। हमारी माँ के साथ इसी तरह से तो हम लोगों ने भी यही आदत पकड़ ली, लेकिन हमें पता था कि हमसे गलती हुई है, तभी तो हमें इतनी बड़ी सज़ा मिली है। इतने ज़्यादा पैसे हमारे हाथ से निकल गए
जिसे पाने के लिए लोग मर जाते हैं। अब वो लोग बहुत बदल गए थे। उनको बहुत अच्छा सबक मिल गया था। एक दिन मैंने अपनी सासू माँ से कहा, अब आप वापस आ जाएं, क्योंकि वो इस दुनिया से गई ही नहीं थी। ये सब कुछ हम लोगों ने खुद प्लान बनाया था इन्हें सबक सिखाने के लिए। और मेरी सास भी जिंदा थी और सारी प्रॉपर्टी और पैसे भी अभी भी उन्हीं के नाम से थे। सब कुछ पहले जैसा ही था। वो जब घर में आईं तो ये चारों कूट फूट के रोने लगे। उनके गले लग गए। वो भी रोने लगी। उन्होंने बताया कि हमने तुम लोगों को सीधा करने के लिए यह सब कुछ किया था। वे कहने लगे, हमें हमारा सबक मिल गया। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। आप लोगों को इससे भी बुरा करना चाहिए था। हमने तो बहुत बुरा किया। मेरी सास ने उन सबको माफ कर दिया और उसी दिन घर में बहुत अच्छा खाना भी बना। अब मेरी सास सारे बच्चों के साथ इसी घर में रहती हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। वो बिल्कुल बदल गए हैं। एक दिन तो मेरे सास ने मुझसे कहा, अब मैं वसीयत लिखवाती हूँ और सब कुछ तुम लोगों के नाम कर देती हूँ। चारों भाई कहने लगे, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, बस आप हमारे लिए दुआ किया करें, हमारी भी कोई अच्छी नौकरी लग जाए। करते करते 2 भाइयों की नौकरी लग गई थी। अब वे अपनी माँ से बड़ा प्रेम करते थे और जो पुरानी बातें थीं उनके लिए बहुत शर्मिंदा थे। वो तो गुजर चुकी थीं। मैंने भी यही समझाया कि अपनी माँ की कदर करो। जब मेरे पति ने यह जाना कि मैं भी इस प्लान में शामिल थी तो उसने गुस्सा नहीं किया। उसने कहा, शायद हमें ये बात इसी तरह से समझाने की ज़रूरत थी। तुमने बहुत अच्छा किया। और हम सब मिलकर रहने लगे। दोस्तों, अपनी माँ बाप की इज्जत करो, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर यह पैसे और जायदाद कोई काम का नहीं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।